आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट केस है इसका, और एक केस है कंटिन्यूस केस, ठीक है। दो केस हैं। पहले हम देखते हैं आज डिस्क्रीट केस क्या होता है, ठीक है जी। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के एक्स और वाई हमारे पास दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हों, वी डिफाइन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बाय। तो हम इसके जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम करेंगे पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इस तरह हम इसको डिस्क्रीट केस को, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्क्रीट केस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेयर इसकी वही दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, और अगर इसका समीशन लेंगे हम, समीशन एक्स एंड समीशन वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल टू वाई जे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई एंड वाई जे। अब इसका हम देखते हैं कि हम इसका टेबल कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एक टेबल है हमारे पास कि ये हमारे पास जो वर्टिकली है वो एक्स है, और जो हॉरिजेंटली है वो हमने वाई को लिखा हुआ है। तो y1 y2 y3 से लेकर yn तक है। इसी तरह x जो है वो x1 x2 x3 से लेकर xn तक है। हमारे पास टेबल सिंपल ही है। जब हमारे पास फंक्शन हम देखेंगे, हमने f ऑफ एक्स वाई देखना ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये f जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी तो हमारे पास फंक्शन आएगा f ऑफ x1 y1। इसी तरह जब y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन बनेगा x1 y2। फिर इसी तरह आगे अप टू सो ऑन एफ ऑफ x1 yn तक। इसको हम नाम दे देंगे टोटल का एफ ऑफ 1 x1 आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट x2 के लिए एफ ऑफ x2 y1, एफ ऑफ x2 y2, एफ ऑफ x2 yn, और इसे हम किसका नाम दे देंगे, एफ ऑफ 2 x2 का। फिर इसी तरह जो वर्टिकली हमने लिखने उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, एफ ऑफ 2 y1, एफ ऑफ 2 y2, और ये जो सभी इनका सम करेंगे और इनका सम करेंगे वो किसके इक्वल हम लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखते होते हैं। जो भी यहाँ पे हमारे पास सम आएगा उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इनका सम हम कहते होते हैं कि 1 के इक्वल है, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद ये समझ आ जाएगा कि हमने इस टेबल को कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। एग्जांपल से पहले हमारे पास एक चीज़ है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम देखते हैं कि फॉर रैंडम वेरिएबल, इसको हम रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए भी फाइंड करते होते हैं और वाई के लिए भी फाइंड करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स का कहा जाए तो हम सिर्फ एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करेंगे, वाई के लिए नहीं फाइंड करेंगे। तो क्या है ये, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए क्या बनेगा, एफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 x1 हमने फाइंड करना होगा। तो क्या बनेगा, समीशन एफ ऑफ 1 x1 इज इक्वल टू 1, मतलब हमने एफ ऑफ 1 xi लेना। टेबल के अंदर एफ वो 1 xi कहाँ तक है, ये वाली सारी वैल्यू जो होंगी हम इनको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा फॉर, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा फॉर एक्स के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हमने वाई के लिए फाइंड करना होगा तो हम इन सब को जो हॉरिजॉन्टली हमने लिखी हुई है, ठीक है, इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा मार्जिनल वाई के लिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है फॉर रैंडम वेरिएबल वाई के लिए भी हम यही चीज़ देखेंगे कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 वाई आई। ये हमने फाइंड करना होगा तो इसको हम कहते हैं कि समीशन किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, कि समीशन वाई एफ ऑफ 2 वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है जी, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का जो कि एक्स और वाई हैं, इज़ गिवन बाय, ठीक है। हमारे पास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू 2x प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई कैन एज्यूम ऑल इंटीजर सच दैट, और एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 2 के दरमियान है, और वाई की वैल्यू 0 से 3 के दरमियान है, एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 अदरवाइज़, ठीक है। कि अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई की इसके अलावा कोई वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन का जवाब देगा 0 जवाब देगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास इस फंक्शन के लिए 0 से 2 तक है, और वाई की क्या है 0 से 3 तक उसने बता दिया। उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी, कि इस फंक्शन के अंदर, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर जो सी की कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी पार्ट के अंदर है फाइंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1,
कि हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पे देखना है कि फ़ंक्शन क्या जवाब दे रहा है। इसी तरह हमने देखना है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बराबर है, ठीक है, और y की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर है, तब हमने फ़ंक्शन की वैल्यूज़ देखनी है क्या आ रही हैं। डी पार्ट में कहता है कि फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फ़ंक्शन फॉर x एंड y, के हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फ़ंक्शन फाइंड करना है x एंड y के लिए। पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको टेबल बनाया, जैसे हमने पीछे भी टेबल देखा कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। y जो होगा वो हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे और x को हम वर्टिकली लिख के इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। क्या बनेगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर 3 तक थी। हमने y की लाइन में 0 1 2 3 तक लिख दिया और x की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 0 1 2 तक थी, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 2 तक थी और y की वैल्यू 0 से 3 तक थी, ठीक है। तो जब हम फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, तो फंक्शन हमारे पास क्या जवाब देगा। फंक्शन कौन सा, जो हमने क्वेश्चन के अंदर फंक्शन देखा था c इंटू 2x प्लस वाई वाला, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू 2x प्लस वाई, इसके अंदर जब हम x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम आगे जब x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू भी 1 पुट करें तब क्या जवाब देगा। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन को यूज़ करना है। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए वहाँ हमने टेबल के अंदर वैल्यू लिखते जाना है। जब हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास जवाब आया c। जब हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट की हमारे पास जवाब आया 2c। इसी तरह हमने सब के लिए देखना है, जब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जवाब आएगा 2c, और जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास 3c आएगा। ये हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखते जाना है। फिर हमने ये जो वैल्यूज़ ऐड की हैं, ठीक है, ये वर्ड इस लाइन को हमने सारा ऐड करके यहाँ पे लिख देना, 6c बन जाएगा। इसको ऐड किया 14c बन गया, इसको ऐड किया कितना बन गया, 22c बन गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी f ऑफ 1x1 की, f ऑफ 1x2, f ऑफ 1x, ठीक है 3। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई f ऑफ 1xi की, ठीक है। इसी तरह ये अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6c, ये 9c, ये 12c और ये 15c आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ 2y1, f ऑफ 2y2, f ऑफ 2y3, f ऑफ 2y4। ये हमारे पास f ऑफ 2yi की वैल्यूज़ आ गई। इन सबको ऐड करेंगे तो 42c आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 42c आएगा। अब हमें पता था कि समीशन जब हम लेते हैं फंक्शन f ऑफ एक्स वाई का तो किसके इक्वल जवाब देता है, 1 के इक्वल देता है। हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जब ऐड कर रहे हैं, तो 42c आ रही है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 42c, और ये 1 आ गए। यहाँ से हम c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, c इज़ इक्वल टू 1/42। ये हमने पहला पार्ट ए सॉल्व कर लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल बनाना है। इस टेबल को अगर हमने सही से बनाया है तो बाकी क्वेश्चन जो है वो सारा इसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इस टेबल में कहीं वैल्यूज़ जो हैं वो सही से हम नहीं पुट करते, उसका जवाब सही नहीं लिखते, एक्स की जगह वैल्यू कुछ और पुट करके वाई की जगह वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं, और जवाब जो है यहाँ पर टेबल में कहीं 3c अगर यहाँ पर आ जाता है, 4c यहाँ पर आ जाता है, सारा क्वेश्चन जो है वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वैल्यू सिर्फ ये टेबल जो है वो ध्यान से बनाना, उसके बाद हमारे बाकी पार्ट्स जो क्वेश्चन में जितने ही पूछे जाएंगे वो हम इजीली इसको देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद बी पार्ट के अंदर वो कह रहा था कि जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो तो फंक्शन क्या जवाब देगा, ठीक है। तो जब हम देखें, जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू की 2 वाली ये लाइन है, ठीक है सारी, और y की वैल्यू की लाइन ये है, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 5c बनेगा। x2 और y1 पे जो जवाब दे रहा है वो ये 5c दे रहा है। तो हमारे पास जब हम देखेंगे कि बी पार्ट के अंदर जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो तो हम क्या कहेंगे, f ऑफ x2 y1 के जो ऊपर जवाब क्या देता था, फंक्शन 5c दे रहा था, ठीक है। c की हमने वैल्यू ऊपर फाइंड किया, क्या आई थी 1/42। तो हम c की जगह 1/42 पुट करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट की, इस फंक्शन ये जो हमारे पास जो पॉइंट था f x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पे जवाब हमारे पास आ जाएगा 5/42, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट के अंदर कह रहा था कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर हो और y की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर हो तो फंक्शन हमें क्या जवाब देगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर कब होती हैं, ठीक है। x की वैल्यू ये वाली बड़ी और बराबर मतलब 1 से ये वाली आ जाएंगी दोनों लाइंस, ठीक है, ये वाली यहाँ से ये दोनों लाइंस आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर है,
बड़ी 2 आ जाएगा और बराबर 1y आएंगे, दोनों लाइंस आ गई। ठीक, उसके बाद y के लिए उसने क्या कहा था कि जब y की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर होगी, ठीक है, तो 2 से छोटी और बराबर में कौन सी आएंगी लाइन, ये वाली 2 से छोटी और बराबर में ये लाइन आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने इनको सर्कल करना है, ये हमारे पास 6 नंबर्स आएंगे। अगर हम इन 6 नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास इस फंक्शन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा 2c + 3c + 4c + 6 5c, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का जवाब आ जाएगा। ये हमने लिखा नीचे कि सी पार्ट के अंदर जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और y की वैल्यू जो है वो 2 से लेस होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या जवाब देगा, f(2x1) y1 f(x2) y2 f(x2) y3 प्लस f(x3) y1 x3 y2 x3 y3। ये हमने इन सब के नंबर्स लिखे हैं जो हमने टेबल के अंदर पीछे देखे थे। ये कौन सा नंबर है, f(x2) y1, x1 ये था, x2 ये है, तो f(x2) y1, ठीक है, f(x2) y2 f(x2) y3। ठीक है, इसी तरह हमने इन सबको ऐड करना है, इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2c + 3c + 4c प्लस इसके जवाब क्या आएंगे, 4c + 5c + 6c। ये हमने इनको ऐड किया, 2c + 3c + 4c + 4c + 5 + 6c। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9c + 15c, क्या 24c आ जाएगा। ठीक, अब जिस तरह पीछे हमने c की यहाँ पे 24c आ गया था, c की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कांस्टेंट क्या थी, 1/42 थी, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 24/42। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा पार्ट का 4/7 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट था, सी पार्ट था कि हमने इसकी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर होंगी और y की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर होंगी तब फंक्शन क्या जवाब देगा, तो हमारे पास फंक्शन क्या जवाब दे रहा है, 4/7 जवाब दे रहा है। डी पार्ट के अंदर क्या था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमने फंक्शन फाइंड करना था फॉर x एंड फॉर y के लिए। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने पीछे देखा वो क्या था कि हम ऐड करते होते थे सिर्फ f(1x) के लिए। जब हम x के लिए फाइंड करेंगे तो f(1x) को देखेंगे, y को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जब हम x के लिए फाइंड करेंगे। और इसी तरह जब हम y के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करेंगे तब हम सिर्फ y को कंसीडर करेंगे, x को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देख रहे हैं, f(1x) की वैल्यूज़ कौन कौन सी थी। अब ये जो मैंने लिखी है 6c 14c 20c, ये क्या चीज़ है, ये है 6c 14c एंड 22c। ये क्या है, ये f(1x1) थी, ये f(1x2) थी, ये f(1x3) थी। ये चीज़ क्या थी, f(1xi) की वैल्यूज़ हैं ये सारी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, f(1xi) की हैं। और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, f(2y) के लिए। जब हम क्या फाइंड करेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन x के लिए फाइंड करेंगे तो इनको कंसीडर करेंगे, और जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करेंगे फॉर y के लिए तो हम इनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने जब x के लिए फाइंड करना है तो 6c जब x की वैल्यू 0 थी तब हमारे पास जवाब क्या आ रहा था, 6c आ रहा था। जब x की वैल्यू 1 थी तब जवाब हमारे पास 14c आ रहा था, और जब x की वैल्यू 2 थी तो हमने जवाब हमारे पास आ रहा था 22c। इसी चीज़ को हम एक अगर उसके अंदर फंक्शन के अंदर लिख दें, ठीक है, तो हमारे पास वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए। तो हमने फंक्शन में लिख दिया, क्या बन गया 6c जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे मैंने c की वैल्यू पुट की, 1/42 सिंप्लीफाई किया, 1/7 आ गया। ठीक है, इसी तरह 14c जब x की वैल्यू 1 थी और 22c जब x की वैल्यू 2 थी। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए। इसी तरह मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर y के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, जब y की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास फंक्शन जवाब दे रहा था 6c। जब y की वैल्यू 1 थी तब हमारे पास जवाब दे रहा था फंक्शन 9c। जब y की वैल्यू 2 थी तो फंक्शन का जवाब था 12c, और जब y की वैल्यू 3 थी तो फंक्शन का जवाब था 15c। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, फाइंड कर लिए फॉर रैंडम वेरिएबल y के लिए। तो हमने देखा कि जितने भी हमने पार्ट किए हैं a b c d वो सब किससे सॉल्व हुए हैं, उस टेबल से सॉल्व हुए हैं। तो अगर हम इस टेबल को ही ज़रा ध्यान से और ठीक ठीक अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो उसे ध्यान से देखना कि हमने उसको किस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 0 थी तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमने इसको इस तरह सबसे पहले टेबल बनाना है, वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर वो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि x की वैल्यू
2 पे और y की वैल्यू जब 1 थी तो हमारे पास फंक्शन का जवाब दे रहा था, तब हम उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट में हम देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल।